क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है कि, और खास तौर पर हिमाचल में तो पूर्व सैनिकों की, अर्धसैनिक बल के जवानों की बहुत बड़ी तादाद है, क्या ये जमीन पर उतना प्रभावशाली है मुद्दा? सबसे पहले तो अग्निहोत्री जी, आपके टीवी भारत को जो है, टीवी 9 को जो है सैल्यूट और सलाम। आप बराबर धन्यवाद ओपीएस के मुद्दे को जी। सरकारों के और राजनेताओं के संज्ञान में लाते रहे हैं। बिग सैल्यूट। जहां तक हिमाचल का संबंध है, हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन उसके हर 5वें 7वें 9वें 10वें घर में जो है पैरामिलिट्रीज के जवान सर्विस में भी है और रिटायरीज भी है। सबसे ज्यादा संख्या है और सेना के जवानों की, तो जी और कर्मचारियों की, सिविलियन कर्मचारियों की। अब तो हिमाचल में हर घर से आवाज जा रही है कि भाई पैरामिलिट्री के जवान जो सरहद के वास्तविक चौकीदार हैं, जो कोरोना बैरियर, चाहे डॉक्टर, चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, नर्सेस, ये सब जी हम ही तो थे। तो हम ये चाहेंगे कि इनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार एक जरूरी ऐलान करे। बीजेपी तो शांत है, हम किसी पार्टी से नहीं है। जी और कांग्रेस के लिए भी सैल्यूट और सलाम के उन्होंने 3 राज्यों में, 2 राज्यों में करके दिखाया। आम आदमी पंजाब में आई, दीदी बंगाल में पहले से है। तो ये चुनाव को लाखों कर्मचारी प्रभावित करेंगे। सरकार भूल रही है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर से लेके रिटायरिंग ऑफिसर, बाहर पुलिस वाला खड़ा है, अंदर सीआरपीएफ वाला निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है, जिनके ऊपर पूरा मोहल्ला डिपेंड है। तो ये जो है वाकई प्रभावित करेंगे। अब समय रहते संभले सरकार। जी ठीक है। अभिमन्यु त्यागी, आपको लगता है कि जो ओपीएस का दांव गुजरात में और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने चला, और उससे पहले वो 3 राज्यों में जहां सरकार में है वहां उसने उसको किया, 2 में खुद है और 1 में अलायंस में है, आपको लगता है कि गुजरात में तमाम और इमोशनल और गुजराती प्राइड और जो तमाम किस्म के मुद्दे हैं उन सब के ऊपर जाके ये मुद्दा प्रिवेल करेगा और आपको राजनीतिक लाभ होगा? अभिमन्यु त्यागी। अमिताभ जी, आपको और पैनल को नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, निश्चित तौर पे ये जनता से जुड़ा मुद्दा है और सरकारी कर्मचारी भी समाज का हिस्सा है जी। आज अगर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी सुनवाई होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी उनके हक की बात कर रही है। चौधरी जी जी, इस मुद्दे पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड चुनाव में जाएंगे तो वहां, और अभी गुजरात और हिमाचल या जिस भी राज्य में चुनाव होगा, में 14 महीनों में 11 जगह चुनाव है इंक्लूडिंग गुजरात और हिमाचल, और उसके बाद लोकसभा है। ठीक, तो यानी अब चुनाव ही चुनाव है और हर जगह सरकारी कर्मचारी है, हर जगह अर्धसैनिक बल का सिपाही है, हर जगह पेंशन का के लिए इच्छुक, पुरानी पेंशन के प्रति समर्पण का भाव रखने वाला कर सरकारी कर्मचारी संघर्ष कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि पार्टी को हर जगह ये सवाल फेस करना होगा? कि अमिताभ भाई, बेसिक बात यह है कि हम देश की तो बात नहीं जानते, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसके आधार पर मैं अपनी बात रख सकता हूँ जी। उत्तर प्रदेश में पेंशन पर, उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की वेतन पर और भत्तों पर आज से 2 साल पहले लगभग 50% बजट का हिस्सा केवल इसी में जा रहा है। अगर 50% बजट का हिस्सा केवल एक पद में चला जाएगा तो केवल सरकारी कर्मचारी ही किसी भी प्रदेश में वहां की जनता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या 28 लाख की है जी। और जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर महिला, विकलांग, वृद्ध, चाहे वो वृद्धावस्था में, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये लगभग 98 लाख की हैं। इनको जो हम पहले 500 रुपए की पेंशन देते थे,
हमने इनको जस्ट डबल करके 1,000 रुपए की पेंशन। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर फुटपाथ पे जो लगाने वाले दुकानदार थे, उनको भी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको भी पैसा दिया और उनके रोजगार को बढ़ाया। देखिए, किसी भी सरकार के लिए आवश्यक यह है कि वे अपने धन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य में रहने वाले जनता के कल्याण के लिए करें। वो अगर एक पक्षी हो जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश में लगभग 30 करोड़ की जनसंख्या में अपने धन का आधा हिस्सा केवल 28 लाख लोगों पर खर्च करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये नैतिक नहीं है बहुत ज्यादा। इसीलिए जो भी बजट का हिस्सा हो वो अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए लगे, एक हिस्से को न लगे, सभी को बजट का लाभ मिले, सभी विकसित हों, सभी आगे बढ़े। जो बजट का हिस्सा है, जो रेवेन्यू का हिस्सा है, वो सब में थोड़ा थोड़ा बटे। ऐसा नहीं है कि कोई एक इलीट क्लास हो जाए और कुछ ऐसे हो जाए जिन पर कोई छींटे भी न पड़े। मुझे लगता है किसी भी शासन के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि वे अपने बजट का हिस्सा इस तरह से बांटे कि बजट से सभी लोगों को कुछ ना कुछ अंश मिले, ताकि इस स्थिति में वे भी आगे बढ़ सके। ठीक है संजय भाई, आपने ठीक बात कही, आपका तर्क भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इसमें 2-3 बातें कहूंगा, फिर बाकी लोगों के पास चलूंगा। यही तर्क विधायकों पर लागू करिए। विधायक कोई दूसरे प्रदेश के, दूसरे ग्रह के प्राणी है क्या? बताइए। भोगांव का एमएलए नहीं, संजय भाई अभी नहीं, जब दोबारा में आएंगे तब अभी नोट कर लीजिए क्या क्या जवाब देना होगा। भोगांव से जो एमएलए जीत के आए वो दूसरे ग्रह का है। वो यावत जीवन पेंशन पाएगा, भत्ते पाएगा, मुफ्त इलाज पाएगा और ट्रेवल में छूट, इसमें छूट, उसमें छूट, और बिल्कुल मुगल आजम रहेगा। बंद कर दीजिए पेंशन, तब एक नैतिक अधिकार बनता है। दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश जो है वही देश है। जब हम गरीब थे, हमारा बजट भी बहुत छोटा था, तो हम पेंशन दे रहे थे आराम से। ये सारी समस्याएं तभी आई जब वाजपेयी जी की सरकार ने इसको एबॉलिश किया। और क्या कोई इस बात से सहमत नहीं हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश के बजट, मेरे ख्याल से 6 लाख करोड़ का के आसपास का बजट है, उसमें अगर कोई ये कहे कि 3 लाख करोड़ अकेले सरकारी मुलाजिमों की पेंशन में चला जाएगा, तो ये बात तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये कोई तर्कपूर्ण बात होगी। संजय भाई, इसमें एक बार आंकड़ा देखना होगा। खैर, विजय बंधु तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो मेरा प्रश्न ये, जो बात संजय चौधरी जी ने कही उस पर तो आप जो कहना चाहें कहिएगा, अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन एक मेरा प्रश्न, आज मैं ये इस बात को समझने आया हूं कि इलेक्शन 14 महीनों में 11 राज्यों में इलेक्शन है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव। ठीक जी। ओपीएस का मसला इलेक्शन को कितना प्रभावित करेगा जमीन पर, इसका एक बड़ा टेस्ट अभी गुजरात और हिमाचल में होगा। और उसके बाद ये जितने जहां अंत तक जितने राज्यों में चुनाव होना है वो, और देश का चुनाव लोकसभा का, उसमें इसका पूर्ण इम्तिहान हो जाएगा ओपीएस के मुद्दे का। आप जो संगठन चला रहे हैं उसका अपना आकलन क्या है गुजरात और हिमाचल को लेके इस मुद्दे के संदर्भ में? विजय बंधु जी सर, सबसे पहले सर आपकी बात बता दूं, फिर संजय जी का, बीजेपी प्रवक्ता, उनका भी जवाब दूंगा। एक तो सबसे पहली बात तो सर, इस मुद्दे को आपने उठाया और लगातार आप उठा रहे हैं। हम लोग जितना आंदोलन के माध्यम से इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, संघर्ष के माध्यम से, उससे ज्यादा कहीं आप भी इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं। एक पत्रकारिता का जो धर्म है, बहुत तेजी से आप पूरे देश ने सुना है आपको, और सब कहते हैं कि आपने लाजवाब जन मुद्दों को उठाया है। इसके लिए सर साधुवाद आपको। अब मैं आता हूँ सर मुद्दे पर कि कितना प्रभाव पड़ेगा। मैं 2 चीजों पर कहना चाहता हूं। अभी चुनाव है जो राज्यों में, गुजरात में निश्चित रूप से आंदोलनकारियों के लिए भी इस मुद्दे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो एनएमओपीएस का पूरा संगठन, पूरा देशव्यापी अखिल भारतीय संगठन है, हिमाचल और गुजरात को लेकर हमारी कई बैठकें हुई हैं, लगातार बात चल रही, संवाद चले। और कर्मचारी किसी पार्टी से सत्ता नहीं मांग रहा है, वो अपने हक मांग रहा है, पुरानी पेंशन मांग रहा है। सत्ता इनकी विपक्षी पार्टी मांग रही होगी और राजनेता मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ पेंशन मांग रहे हैं। आपको घोर आपत्ति क्यों है पेंशन देने में?
जब और तमाम लोग सहमत हो गए हैं, 4 राज्यों ने करके दिखाया है, तो आपको क्यों आपत्ति है? असर करने की बात है सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिमाचल गुजरात के चुनाव को पुरानी पेंशन बहुत कुछ प्रभावित करने जा रहा है, और यहां तक प्रभावित करेगा, आज जैसे मुद्दा नंबर 1 पे खड़ा है, ऐसे जीत हार में मुद्दा तय करने जा रहा है, नंबर 1 पे खड़ा होगा। यह बात आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है बहुत लोगों को अखरे। मेरा पार्टी और नेता से कोई विरोध नहीं है, मैं अपने मुद्दे का समर्थक है। पार्टी और नेता हमारे मुद्दे के खिलाफ हैं और समर्थन वो तय करें, हम अपने मुद्दे के साथ खड़े हैं। और हमने पूरे देश के अंदर एक कैंपेनिंग चलाई है, वोट फॉर ओपीएस। जो हमारे मुद्दे की बात करेगा, हम उसकी बात करेंगे। और ये कोई अनर्गल अवैध नहीं मांग रहा हूं, संविधान में लिखा हुआ है, और उसका असर हम गुजरात हिमाचल में दिखाने जा रहे हैं। मैं तो इतनी बड़ी बात कहता हूं कि हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल टेस्टिंग कर रहा हो कि यहां क्या होगा, तो शायद उनकी टेस्टिंग फेल होगी और हमारी टेस्टिंग पास होगी।